हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समाकलनों के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ और तरीके के टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ था वो किसी एक वक्र का एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल या किसी वक्र द्वारा वाई अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। निश्चित समाकलन की सहायता से कैसे हल करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आइए, अब बात आती है दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो अब की बार हमें क्या करना है, और ये टॉपिक स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से बोर्ड में सवाल बनते हैं। आपको क्या कहा जाएगा, दो वक्रों के समीकरण दिए होंगे और कहेगा इन दोनों वक्रों के से घिरे भागों का क्षेत्रफल निकालिए। आपको दो वक्र के समीकरण दिए होंगे और कहेगा उन दोनों वक्र से घिरे हुए भागों का क्या निकालिए, क्षेत्रफल। जैसे कहेगा y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये दो वक्र हैं और सवाल कहेगा इन दोनों भागों से, इन दोनों वक्रों से घिरे हुए भाग का क्या निकालिए, क्षेत्रफल। अब की वाले स्टूडेंट्स ये नहीं कहेगा कि x अक्ष से घिरे या y अक्ष से घिरे, ये नहीं बोलेगा। सिर्फ आपको दो वक्रों के समीकरण देगा और कहेगा उनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम मान के चलते हैं कि दो वक्र हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। माना y बराबर fx तथा y बराबर gx, दो वक्र हैं। एक वक्र स्टूडेंट्स y बराबर fx ले लिया और एक वक्र ले लिया y बराबर gx। स्टूडेंट्स दोनों वक्र किसके पदों में होंगे, x और y के पदों में होंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे ये वक्र भी x और y के पदों में, ये वक्र भी x और y के पदों में। तो हमने दो वक्र ले लिए, एक वक्र y बराबर fx तथा दूसरा वक्र y बराबर gx है। तो एक काम करते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं। y बराबर fx का ग्राफ बनाते हैं और y बराबर gx का ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी बोलेगा कि दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इनसे और इनसे घिरे भागों का क्या निकालिए, क्षेत्रफल, तो समझ जाइएगा कि दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे जरूर। ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र ऐसे बनेंगे। जब आपको मैंने वक्र बनाना बताया हुआ है, जब आप वक्र का ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों वक्र एक दूसरे को स्टूडेंट्स कट जरूर करेंगे। तो सपोज करते हैं एक मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ y बराबर fx का और एक ग्राफ बना ले रहा हूँ y बराबर gx का। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ है y बराबर fx का और स्टूडेंट्स ये ग्राफ है y बराबर gx का, y बराबर gx का। ये स्टूडेंट्स ग्राफ है y बराबर fx का और ये ग्राफ है y बराबर gx का। अब आप समझिए y बराबर fx का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर भी बढ़ाएंगे तो ऐसे आएगा, और gx का नीचे से ऊपर की ओर भाग रहा है। तो जब इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को इन दो बिंदुओं पर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो ये जो fx और gx है एक दूसरे को किन किन बिंदुओं पर काट रहे हैं, कैपिटल A और कैपिटल B। तो हम लिखेंगे माना y बराबर fx तथा y बराबर gx दो वक्र हैं जो एक दूसरे को बिंदुओं कैपिटल A तथा कैपिटल B पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, करना क्या है। तो आपको सिस्टम ये समझ में आ रहा होगा कि कभी भी दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निश्चित समाकलनों की विधि का प्रयोग करके निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। देखिए ये दोनों वक्र एक दूसरे को A और B पर काट रहे हैं। जैसे मुझे इन दोनों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के क्या निकालेंगे, मान। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो मोस्टली केस में क्या करते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिसमें प्रतिच्छेदन बिंदु 0,0 ही आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर केस में आपको क्या करना है, दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले उन दोनों वक्रों का ग्राफ बना लीजिए।
फिर क्या करिए, दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके x और y के क्या निकालिए मान। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो वक्र के, ये जो दोनों वक्र हैं उनके प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे आ रहे हैं, x अक्ष के ऊपर। और कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। तो a के निर्देशांक भी प्लस कॉमा प्लस जैसे होंगे, b के निर्देशांक भी प्लस कॉमा प्लस होंगे। आपको क्या करना है, a और b के क्या निकालेंगे, निर्देशांक। और आपको एक काम करना है, a से एक लंब गिरा देंगे और b से एक लंब गिरा देंगे। तो ये लंब गिराएंगे तो ये रेखा जो होगी वो किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले दोनों वक्रों का ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हुए जरूर दिखेंगे, ये श्योर बात है। जहां जहां पर काटेंगे वहां पे बिंदु डालेंगे, जिन जिन बिंदुओं पर काटेंगे वहां से सीधे x अक्ष में एक लंब गिराना है। तो जब x अक्ष में हमने ये लंब गिराया तो ये इसको किस पॉइंट पे काटा, x अक्ष को b पॉइंट पे, ये किस पॉइंट पे काटा, q पॉइंट पे काटा। तो ये तो AB है और BQ है, ये y अक्ष के समांतर है। और y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण x बराबर a टाइप का होता है। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो AB रेखा है इसका समीकरण x बराबर a है, और ये जो BQ रेखा है उसका समीकरण x बराबर b है ना स्टूडेंट्स। तो मानेंगे a पर a बिंदु की कोटि बोलेंगे। a बिंदु की कोटि क्या है, x बराबर a, तथा b बिंदु की कोटि है स्टूडेंट्स x बराबर b। अब स्टूडेंट्स हमें देखिए ध्यान से, ये y बराबर x है, ये y बराबर gx है। इन दोनों के बीच मिले हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे, यही तो है बीच का भाग गिरा। यानी मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है जो fx और gx से घिरा हुआ है। तो इस पोर्शन में एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पर P ले चुके हैं तो M ले लेते हैं, और यहाँ पे M ले लेते हैं। यानी मुझे किस पार्ट का एरिया निकालना है, AMBNA। हमें किसका एरिया निकालना है, AMBNA का एरिया निकालना है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा एक चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें क्या करते थे, शेडेड पोर्शन होता था, कैसे निकालते थे, बड़े चित्र के क्षेत्रफल में छोटे चित्र का क्षेत्रफल हम माइनस कर देते थे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, ये सबसे बड़ा फिगर। अच्छा याद रखिए, ये जो सबसे बड़ा फिगर है ये किनके किनके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, एक इस एरिया से और एक नीचे वाले एरिया से। इस एरिया को अगर मैं फर्स्ट पार्ट नाम दूं तो इसको सेकंड पार्ट नाम दूं, यानी इस पोर्शन के एरिया को अगर मैं A1 बोल दूं और नीचे वाले पोर्शन के एरिया को A2 बोल दूं, तो अगर A1 प्लस A2 को जोड़ दूं तो पूरे बड़ा फिगर मिल रहा है, और बड़े फिगर के एरिया क्या है, कैपिटल है। अब बताइए मुझे ये एरिया निकालना है A1, तो A1 निकालना है तो A1 बराबर क्या लिखेंगे, A माइनस A, है ना स्टूडेंट्स। तो A माइनस A2 का मतलब पूरे बड़े वाले फिगर के एरिया में इस छोटे वाले फिगर का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही तो 10th में पढ़ते थे, ये पूरा बड़ा फिगर है। जैसे आयत होता था, आयत इसी के अंदर से सर्कल काट लेते थे, कहते थे इस भाग का क्षेत्रफल निकालो, इस भाग का छायांकित भाग का। तो आप कैसे निकालते थे, पूरे आयत के क्षेत्रफल में इस सर्कल का क्षेत्रफल क्या कर देते थे, माइनस, तो आपको छायांकित भाग का क्या आ जाता था, क्षेत्रफल। वैसे ही काम इसमें, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो वक्र ज्यादा एरिया कवर कर रहा है उसमें से जो वक्र कम एरिया कवर कर रहा है उसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। यानी बड़े वक्र के क्षेत्रफल में छोटे वक्र के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस। तो बताइए बड़ा वक्र कौन सा है, ये, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये एरिया कितना कवर कर रहा है, ये पूरा, और ये वाला वक्र इतना सा एरिया कवर कर रहा है। तो पूरे इस वक्र के एरिया में इस वक्र का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो हमको छायांकित भाग का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। तो बताइए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो चित्र से क्या दिख रहा है, चित्रानुसार छायांकित भाग क्या नाम है छायांकित भाग का, AMB
एंड ए, वापस ए एंड बी एंड ए का क्षेत्रफल बराबर बड़े वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा वक्र ये है, बड़े वक्र का नाम पढ़े ए एम बी क्यू पी। तो ए एम बी क्यू पी का क्षेत्रफल माइनस, और ये छोटा वक्र है, एफ एक्स वाला वक्र ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहा है, जी एक्स वाला वक्र छोटा एरिया कवर कर रहा है। तो बड़े एरिया में छोटे एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो छोटा एरिया ये ए एन बी क्यू पी, तो माइनस ए एन बी क्यू पी का क्षेत्रफल। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स बड़े एरिया की। तो देखिए ये बड़ा एरिया, आप भूल जाइए कि छोटा एरिया, थोड़ी देर के लिए समझ जाइए ये नहीं था। तो अगर ये नहीं था तो आप समझिए ये लाइन है ही नहीं। तो बताइए ये जो वक्र है y बराबर एफ एक्स, ये किससे किससे घिरा है, x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष के ऊपर गिरा है। देखिए अगर मैं इस वक्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो मुझे कैसा दिख रहा है, मैं पुरानी चीज में वापस आ रहा हूँ। y बराबर एफ एक्स, x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष के ऊपर ये वक्र बन रहा है। तो इसका एरिया का सूत्र क्या होता था, y dx होता था, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या लगेगा, इंटीग्रेशन a से b, क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देखिए, a से b जा रहे हैं, a से b और y dx ना बोल के स्टूडेंट्स y1 dx बोल रहे हैं। चलिए y dx बोल लेते हैं, y dx, या इसको y1 लिख लीजिए ज्यादा अच्छा है, माइनस a एंड b क्यू पी। देखिए a एंड b क्यू पी, अब आपको ऊपर वाला नहीं देखना, अब आप सिर्फ इतने को देखिए। ये जो एरिया है किससे किससे घिर के बनता है, y बराबर gx, x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष के ऊपर। तो इसका भी एरिया y dx लगेगा। तो a से b, इसको मैं नाम दे रहा हूँ y2 dx। स्टूडेंट्स y में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों वक्र में y है, इस वक्र में भी y है, इस वक्र में भी y है। तो स्टूडेंट्स मैं बड़े वक्र के y को y1 बनाए दे रहा हूँ और छोटे वक्र के y को y2 बनाए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बड़ा वक्र क्या है, y बराबर एफ एक्स, तो इसके y को मैंने क्या लिखा है, y1, और छोटे वाले वक्र के y को y2। तो आपको याद रखना है कि जो y1 होता है स्टूडेंट्स वो बड़े वक्र के y का मान होता है, और जो y2 होता है वो स्टूडेंट छोटे वक्र के y का मान होता है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इंटीग्रेशन a से b और dx कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हो गया। और ये जो छायांकित भाग है वो दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल है, दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है। तो आप हमेशा लगाएंगे दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन a से b y1 माइनस y2 इंटू dx। y1 स्टूडेंट्स क्या होता है, बड़े वक्र के y का मान y1 होगा और छोटे वक्र के y का मान y2 होगा। ये दो मेथड है आपको पूरा करना है। एक और शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है कि हम ये चीज नहीं लगाएंगे, ये माइनस ये नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सीधे बताता हूँ। ये तो मैंने पूरा मेथड बताया, अब देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सरल तरीका मैं बताता हूँ। हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैंने क्या बताया, कभी भी दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे पहले आप क्या करें, उन दोनों वक्रों का ग्राफ बनाएं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो दोनों वक्र एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे जरूर, ये श्योर बात है, काटेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो जब आप काट देंगे वक्रों को चित्र के द्वारा, जैसे इसमें ए और बी बिंदु पर काटा है ना, तो जब ए और बी बिंदु पर काटा तो दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये मिला। ऐसे ही आपको हर फिगर में दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल जरूर मिलेगा। अभी मैं सवाल बताऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे। आपको अगला काम क्या करना है, उन दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके x और y के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए जब x और y के मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु पे काट रहा है, तो जब आप हल करेंगे तो दो बिंदु आएंगे। अगर वक्र एक बिंदु पर काटेंगे तो एक ही बिंदु आएगा, कम से कम दो बिंदुओं पर जरूर काटेंगे स्टूडेंट्स। आप समझिए जरा ध्यान से। अब मैंने क्या बताया आपको, नया क्या करना है, आपको ये भूल जाना है, बड़ा माइनस छोटा भूल जाना है। बड़ा माइनस छोटा से ऐसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ एरिया छूट जाता है अगर आप सही से देखेंगे नहीं।
आपको क्या करना है, जिस रीजन का एरिया निकालना है, इतना काम तो आपको करना ही है। उस रीजन में आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लगा दीजिए। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब ऊर्ध्वाधर पट्टी, ये मैं बता चुका हूँ। और इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या, dx, और लंबाई क्या, y लेंगे। बस आप y ही ना लीजिए, बस इस वर्टिकल स्ट्रिप की चौड़ाई क्या ले लेंगे, dx। तो हमें क्या करना है, दो वक्रों से घिरा हुआ जो भी भाग आएगा उसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे। और ध्यान से देखिए, जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे जिसकी चौड़ाई क्या होगी, dx, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्ट्रिप का ऊपर वाला भाग है, तो स्ट्रिप ऊपर कहां से छू रही है, इसको बोलेंगे टॉप। और नीचे कहां छू रही है, देखिए ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर वाले वक्त एपेक्स को छू रही है, और नीचे से किसको छू रही है, जीएक्स को छू रही है। तो आप जैसे ही स्ट्रिप लगाएंगे तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, वर्टिकल स्ट्रिप लगाने के बाद इंटीग्रेशन दोनों वक्रों से घिरे भाग का छेदफल। सीधा सीधा सवाल है, बस आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाएं और सिर्फ इतना याद रख लें कि ये जो क्षेत्रफल है वो कहां से कहां तक गिर रहा है, ए से बी तक। तो इंटीग्रेशन लगाएं ए से बी, और स्ट्रिप के थ्रू याद करेंगे कैसे, टॉप माइनस बॉटम, यानी ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाइए और याद कर लीजिए इंटीग्रेशन। लिमिट जरूर देखना पड़ेगा कहां से कहां तक चल रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको याद, टॉप माइनस बॉटम, टॉप माइनस बॉटम। तो बताइए इसके टॉप में ये आ रहा है और बॉटम में ये आ रहा है। देखिए इस स्ट्रिप के टॉप में क्या है, y बराबर fx, और बॉटम में क्या है, y बराबर dx। तो हम क्या करें, टॉप माइनस बॉटम याद है हमें। टॉप माइनस बॉटम का मतलब टॉप में जो फिगर है उसके y का मान माइनस बॉटम में जो फिगर है उसके y का मान। तो बताइए टॉप में कौन सा फिगर है, fx वाला, और बॉटम में कौन सा फिगर है, gx वाला। तो इस वक्र के y का मान क्या है, fx। तो इसी को मैं बोले दे रहा हूं फिर से, y1 माइनस y2। y1 का मतलब टॉप वाले वक्र के y का मान, माइनस y2 का मतलब बॉटम वाले वक्र के y का मान। अगर आपको कभी एरिया नेगेटिव निकालने का डर हो तो यहाँ पूरे में क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए, तो एरिया ऑलवेज कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव ही निकलना है क्योंकि ये एरिया कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में एरिया पॉजिटिव ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, दो वक्रों से घिरे हुए भाग का सबसे सरल मेथड, वक्र के ग्राफ बनाएं, उन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें, दोनों वक्र का जितना भी एरिया कवर हो रहा है उसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप लगा दें। वर्टिकल स्ट्रिप लगाने के बाद दोनों वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन, जहां से जहां तक ये कवर कर रहा है वो लिमिट में रहेगा, और लिखेंगे टॉप माइनस बॉटम। बस ऐसे याद रख लीजिए, टॉप माइनस बॉटम का मतलब स्ट्रिप के ऊपर वाले वक्र का y माइनस स्ट्रिप के नीचे वाले वक्र का y इंटू dx लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों वक्रों से घिरे हुए भाग का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। स्टूडेंट्स मैं एक और फिगर आपको बना के बताता हूँ तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। सपोज करिए मैं एक ग्राफ ऐसा खींच रहा हूँ, x डैश y डैश। देखिए मैं अपनी बार ग्राफ कुछ ऐसा खींच रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स y बराबर fx का ग्राफ है, बहुत ही सरल सा ग्राफ है। और अब मैं स्टूडेंट जो ग्राफ खींच रहा हूँ तो ऐसा ये खींच रहा हूँ स्टूडेंट, बस इतने ही ग्राफ खींच रहा हूँ, बस इतने ही ले लेते हैं ग्राफ। ये जो ये वाला ग्राफ है ये y बराबर fx है, और ये वाला ग्राफ है वो स्टूडेंट्स y बराबर gx है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ से ये तीन पोर्शन बन रहे हैं। एक मैं सेट करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3, तीन घिरे हुए भाग हैं। इन दोनों वक्रों से घिरे हुए भाग कितने, 3। देखिए दोनों वक्र एक दूसरे को इन तीनों पॉइंट की जगह काट रहे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, 4 जगह काट रहे हैं। तो चारों जगह वाले पॉइंटों से एक लंब गिराएंगे ऐसे, यूं। ये स्टूडेंट्स x बराबर a ले लेता हूं, x बराबर b, x बराबर c, और ये x बराबर b। तो आपको क्या करना है कि अब की बार ये जो फिगर है ये भी मैंने x अक्ष के ऊपर लिया, प्रथम चतुर्थांश में लिया है ना, तो एरिया पॉजिटिव निकलेगा।
तो बताइए अपनी बार दोनों वक्रों से घिरे हुए कितने भाग है? 1 2 3, तीनों भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया। इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? स्ट्रिप, यहाँ पर भी एक स्ट्रिप, यहाँ पर भी स्ट्रिप, तीनों में मैंने स्ट्रिप लगा दी। अब बताइए इस स्ट्रिप के टॉप में कौन सा ग्राफ आ रहा है? इस स्ट्रिप के टॉप में आप ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा y बराबर fx, मिलेगा ना? और बॉटम में कौन सा ग्राफ मिल रहा है? gx वाला ग्राफ मिल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन, ये कहां से कहां चल रहा है? a से b। मॉड लगाना चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं, और कैसे? टॉप माइनस बॉटम। तो ऊपर वाले वक्र का y क्या है? fx, और नीचे वाले वक्र का y क्या है? gx। तो क्या बनेगा? fx माइनस gx, या तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, और इनटू dx। तो ये स्टूडेंट्स पहले पार्ट का एरिया हो गया a1। अब इस पार्ट का एरिया करेंगे तो फिर से देखिए इस स्ट्रिप में टॉप क्या है? इसका टॉप है gx, और इसका बॉटम क्या है इस एरिया का? fx। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? a2। इसकी लिमिट क्या होगी? b से c। मॉड लगाना चाहे तो लगा लें पूरे में। अब क्या करेंगे? इसका टॉप क्या है? gx, और इसका बॉटम क्या है? fx। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे? gx माइनस fx और इनटू dx। अब आप a3 में आइए, तीसरा पार्ट क्या होगा? a3 का एरिया। a पार्ट कहां से कहां कवर कर रहा है? c से d, तो लिमिट लगेगी c से d, और वर्टिकल स्ट्रिप लगाई तो चौड़ाई क्या होगी? dx। अब बताइए इस पार्ट में टॉप क्या है? fx, बॉटम क्या है? gx। तो मॉड लगा दीजिए और लिख दीजिए fx माइनस gx इनटू dx। अगर आप इसको क्या ले लें? इस y को y1 ले लें, इस y को क्या ले लें? y2। तो fx की जगह क्या रखना है? y1, और gx की जगह y2। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स y1 माइनस y2, ये बनेगा y2 माइनस y1, और ये फिर से बनेगा y1 माइनस y2। तो ये तीनों पार्ट का क्या आ जाएगा? एरिया। और इन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे इन तीनों का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो मुझे पूरे घिरे हुए भाग का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स ये चीज का कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार फिर बता देते हैं कि दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोनों वक्रों का ग्राफ बनाएंगे, फिर दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके उनके क्या निकालेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु। और फिर हम बस क्या करेंगे? फिगर में एक काम करेंगे, जितना एरिया दोनों वक्र कवर कर रहे हैं उस एरिया में एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप के टॉप वाले एरिया के y माइनस बॉटम वाले वक्र के y को घटाएंगे, dx इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर पूछा गया है। बहुत बार ये सवाल क्या आएगा? बिल्कुल सरल है स्टूडेंट्स। वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax तथा जैसे स्टूडेंट में आप देखा y बराबर mx से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ये सवाल लिया, ये स्टूडेंट्स कई बार पूछा जा चुका है, 5 या 6 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए दो वक्र है, एक ये वक्र है और एक ये वक्र है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इस वक्र का ग्राफ क्या होगा, इस वक्र का ग्राफ क्या होगा। ये स्टूडेंट साथ साथ परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसका ग्राफ बनाएं, y स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ। एक्सिस जरूर खींचेंगे, ग्राफ बिना बनाए आप काम नहीं करेंगे, और ग्राफ ज्यादातर बेसिक ही बनेंगे, कुछ ग्राफ कठिन भी होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले सवालों में। तो ये जो y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका नाम आप जानते हैं, x अक्ष के सममित होता है, c जैसा होता है, जिसका शीर्ष क्या होता है? मूल बिंदु। ये स्टूडेंट्स y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 4ax हो गया, है ना स्टूडेंट्स? ये किसका ग्राफ हो गया? y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये तो परवलय है, पहले लिख लेते हैं। वक्र का समीकरण कौन कौन से है? y स्क्वायर बराबर 4ax, और रेखा कौन सी है? y बराबर mx। y बराबर mx का भी ग्राफ मैंने आपको बताया होगा। y बराबर mx का ग्राफ क्या होता है? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा प्रथम चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश से होके जाती है। ये y बराबर mx, ये स्टूडेंट्स y बराबर mx रेखा होगी। ये कौन सी रेखा हो गई? y बराबर mx।
ये परवलय आ रहा है और ये रेखा आ रही है ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, इस परवलय और इस रेखा ने एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटा। एक बिंदु तो ओरिजिन है और दूसरा बिंदु ये है। मुझे इस बिंदु ए के निर्देशांक चाहिए। ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं x 0, 0, इसमें कोई शक नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो दोनों फिगर एक दूसरे को काटेंगे जरूर। तो देखिए, दोनों फिगर ने एक दूसरे को कहां कहां काटा? दो बिंदुओं पर, एक मूल बिंदु पे और एक ए पे। मूल बिंदु के निर्देशांक फिक्स होते हैं 0, 0, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम समझ रहे हैं कि जब मैं इन दोनों समीकरण को हल करूंगा तो हमको दो बिंदु मिलने वाले हैं, जिनमें से एक बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु से, और बाधा की मैं करके दिखाऊंगा, और दूसरा बिंदु ए होगा, और ये ए बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है ना। तो मुझे बस इसके निर्देशांक चाहिए तो फिर काम बन जाएगा। अभी स्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे जब तक मुझे एक निर्देशांक नहीं मिलेंगे। तो क्या करें, अब मैं इन दोनों को हल करूंगा। इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालूंगा। तो कैसे हल करूंगा? ये जो y बराबर है mx है, इसको समीकरण 1 में रखना। y बराबर है mx समीकरण 1 में रखने पर तो स्टूडेंट्स ये पाई में mx रखते हैं, स्क्वायर 4a माइनस 4a इक्वल 0। इसका हल करके आपको m स्क्वायर x स्क्वायर m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, और ये बीच में गुणा लग गया यानी गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब एक ही गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला गुणनखंड x, तो x बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया? 0। और दूसरी बात जब रखेंगे तो यदि m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0, तो इससे स्टूडेंट x का मान आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। तो स्टूडेंट x के दो मान निकले। तो अगर x के दो मान निकले तो y के भी दो मान निकलेंगे। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, x बराबर 0 पहले सिलेक्ट करते हैं। तो x बराबर 0 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y मिल जाएगा। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए x बराबर 0, तो y बराबर m गुणा 0 यानी 0। यानी पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या बने? पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक स्टूडेंट्स बने 0, 0, x का मान कॉमा, देखिए 0, 0 आया कि नहीं आया? आप लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने जो 4ax पक्षांतर किया, अगर आप 4ax को पक्षांतर न करते तो x से x काट देते, और x से x अगर काट देते तो फिर x का मान 0 नहीं मिलता। तो ये गलती आपको करने से बचना है। यहाँ पे x और y के पद बचा के चलेंगे, काटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर काट देंगे तो पॉइंट कम हो जाएगा। अगर यहाँ से आप x काट देते, मतलब इसको पक्षांतर करते, तो आता है m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax। अगर x से x को काट देते तो ये x बराबर 0 आपको प्राप्त ना होता, सिर्फ इतना प्राप्त होता। और उस केस में कितने बिंदु प्राप्त होते? 1। ये 0, 0 कभी ना प्राप्त होता। ये गलती आपको करने से बचना है। तो दूसरा क्या है? x बराबर 4a अपॉन m स्क्वायर, इसको रखिए समीकरण 2 में। अब दूसरा मान रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x की जगह क्या रखेंगे? m इंटू x की जगह 4a अपॉन m स्क्वायर, m से स्क्वायर कैंसिल, तो y बराबर 4a अपॉन m। तो स्टूडेंट्स दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y। तो बताइए अब की बार x क्या रखा है? 4a अपॉन m स्क्वायर। y क्या है? y है स्टूडेंट्स 4a अपॉन m, 4a अपॉन m स्टूडेंट्स। तो ये बताइए ये दोनों कैसे हैं? प्लस के, प्लस के, प्लस का होना प्लस, यानी ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में, बताइए प्रथम चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? 4a है ना। तो इसके निर्देशांक क्या बने? 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a बाई m, यही बने। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला था? जितने भी प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे उनसे x अक्ष पे लंब गिराएंगे। तो ये o तो खुद मूल बिंदु है, इसमें लंब गिराने की क्या जरूरत है? आप इस a से लंब गिरा दीजिए, और इस a से जो लंब गिराएंगे वो जो रेखा होगी AP, वो इस x अक्ष
सॉरी वो जो रेखा लंब गिराएंगे वो एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे काटी तो ये एपी, और इस एपी का समीकरण क्या होगा, x बराबर 4a अपॉन n स्क्वायर। x बराबर क्या होगा 4a अपॉन n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें दोनों वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब ये निकालना है। देखिए परवलय परवलय और ये रेखा, इन दोनों से घिरा हुआ भाग ये एक तो है जिसको मैंने सेव किया था। तो मैं सब कुछ काम कर चुका हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल चुका हूँ, लंब भी गिरा चुका हूँ। अब बस मुझे दोनों वक्रों से घिरे हुए छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूँ, स्ट्रिप लगा दूं। सिंपल मेथड है, बिल्कुल स्ट्रिप लगा दीजिए। तो एक काम करिए, क्षेत्रफल में क्या लगा है, स्ट्रिप। इस स्ट्रिप और ये कैसी स्ट्रिप है, वर्टिकल, तो जिसकी चौड़ाई क्या होगी dx। तो क्या लिखेंगे, दोनों वक्रों से घिरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर स्ट्रिप कौन सी लगाई, वर्टिकल, इंटीग्रेशन और dx लगेगा। बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रिप लगाएगा तो dx लगेगा। अब बताइए ये जो एरिया है ये, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ये कहां से कहां तक है, O से लेकर P तक, और ये x अक्ष को कवर कर रहा है ना। तो बताइए O में x के निर्देशांक क्या है, 0, और P में x के निर्देशांक क्या है, 4a अपॉन n स्क्वायर। तो इसकी लिमिट लगेगी 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर। अब स्ट्रिप को ध्यान से देखिए, स्ट्रिप को देखते ही, वर्टिकल स्ट्रिप को देखते ही याद आ रहा है टॉप माइनस बॉटम, यानी टॉप में जो वक्र है उसका y माइनस बॉटम में जो वक्र है उसका y। तो बताइए टॉप, इसके टॉप में कौन सा वक्र है, परवलय, तो इसका y, यानी इसको y1 लिखते हैं, माइनस y1, और यहाँ पे लिख दीजिए y1 किसका है, ये परवलय, माइनस y2, y2 किसके लिए काम करेगा, रेखा के लिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे रेखा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि y1 किसका है, परवलय का, y2 किसका है, रेखा का। तो बताइए 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर। y1 का मतलब होता है ऊपर वाले वक्र का y। तो परवलय का समीकरण क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो y स्क्वायर बराबर 4ax से स्टूडेंट्स हम y का अगर मान निकालें तो y का मान होगा 2√a√x, ये तो होने वाला। तो y1 की जगह लिख दीजिए 2√a√x माइनस, और y2 का मतलब रेखा, रेखा का y, तो रेखा का y क्या है, mx, तो माइनस का mx इंटू dx। बस आप इतने पोर्शन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बीच में माइनस लगा है तो इंटीग्रेशन अलग अलग, तो एक बार इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√a कांस्टेंट है, 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर, और √x को क्या लिखेंगे, x की पावर 3 x की पावर 1/2 dx, माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो m कांस्टेंट बाहर आएगा, 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर x dx होगा। अब बस स्टूडेंट्स इसको हमें सही से सॉल्व करना है। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n से, तो स्टूडेंट्स मिलेगा 2/3 x की पावर 3/2। आप करके देख सकते हैं, और लिमिट कितनी, 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर m, और इसका इंटीग्रेशन x का करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा x²/2 लिमिट 0 से 4a अपॉन n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा, ये 2/3 कांस्टेंट है, ये बाहर कर लीजिए, तो 2 2 4/3 √a, और यहाँ पे x की कुछ सीमा कितनी है, 4a अपॉन n स्क्वायर, तो लिखा 4a अपॉन n स्क्वायर, और पावर स्टूडेंट्स कितनी 3/2, और माइनस जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस m, यहाँ पे सॉल्व करेंगे m आगे है, यहाँ पे x की जगह 4/2 भी निकाल लीजिए, 2 कांस्टेंट है तो m/2, अब बचा अंदर x स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखेंगे 4a अपॉन n स्क्वायर, 4a अपॉन n स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। बस मुझे इतने पोर्शन को सही से सॉल्व करना है। तो 4/3 और √a को स्टूडेंट्स a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, गुणा ही तो है,
अच्छा किसी भी चीज में 0 घटाए तो वही आ जाएगा, यानी ये बचेगा 4a की पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग कर लीजिएगा, 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, माइनस m/2 इंटू, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर और यहाँ पर कितना n की पावर 4 ये बचेगा। अब स्टूडेंट सॉल्व करिए जरा इसको, तो ये कितना आएगा 4 की पावर 1 ये है और 4 की पावर 3/2 ये है, गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 4 की पावर 5/2 और यहाँ a की पावर 1/2 में a की पावर 3/2 का गुणा होगा तो a स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर होगा अपॉन 3 और यहाँ घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा, ये स्टूडेंट्स m³ हो जाएगा। और स्टूडेंट्स माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है 2 से 16 8 बार कटेगा और यहाँ m³, तो स्टूडेंट्स हो गया 8a स्क्वायर अपॉन कितना m³। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अभी मुझे इसको और सॉल्व करना है थोड़ा सा। ये देखिए स्टूडेंट लिखा है 4 की पावर 5/2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और घात कितनी 5/2, तो घात के ऊपर घात है, घातों गुणा होगा तो ये 2 से 5/2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 5 यानी 32, यानी इसका उत्तर आ रहा है 32। 4 की पावर 5/2 32 a³ और बटे 3 m³ माइनस और यहाँ पर 8a स्क्वायर अपॉन m³। अब क्या करेंगे लासा लेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं घटाना है, तो इनका लासा स्टूडेंट्स 3m³ आएगा, क्या बचेगा 32a³ और यहाँ पर m³ का डिवाइड जब इसमें लेंगे 3 बचेगा, 3 का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर a³, यहाँ पर a स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 24a स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 32a स्क्वायर में 24a स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 8a स्क्वायर अपॉन 3m³ और एरिया निकालना है तो कैसा मल्टीप्लाई। देखिए ये एरिया कैसा निकला पॉजिटिव, क्यों निकला क्योंकि ये जो एरिया वो प्रथम चतुर्थांश में, तो अगर इसमें मॉड लगाए भी रहते तो भी कैसा आता पॉजिटिव ही आता। स्टूडेंट्स ये सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी तरीके से 2-3 सवाल और बनते हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ा वाला बता दे रहा हूँ। वक्रों y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, कई बार लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है। सॉल्यूशन देखिए, वक्रों के समीकरण क्या है, 2 वक्र हैं और 2 वक्रों से घिरे हुए भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले मैं वक्रों के समीकरण को लिख देता हूँ, y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay, ये 2 समीकरण बना दिए। पहचानिए ये दोनों वक्र हैं क्या, ये भी एक परवलय है ये भी एक परवलय है, तो दोनों परवलयों का ग्राफ बनाए फिर हमें पता चलेगा कि करना क्या है आगे। तो हम दोनों वक्रों का क्या बनाया मैंने ग्राफ। तो पहला परवलय बहुत ही सिंपल है, y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ मैंने बनाया। ये कौन सा ग्राफ है, y स्क्वायर बराबर 4ax। और दूसरा स्टूडेंट्स ग्राफ कौन सा है, x स्क्वायर बराबर 4ay। बता चुका हूं कैसे ग्राफ बनते हैं।
ये स्टूडेंट्स ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई का। ये कौन सा ग्राफ है? एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई का। और ये कौन सा ग्राफ है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax का। ये मैंने फिगरों इन वक्रों का क्या बना दिया? ग्राफ। जैसे ही ग्राफ बनाया तो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। किन किन बिंदुओं पे? एक तो सीधा है ओरिजिन पे, और एक फिर से ये इस पॉइंट पे काट रहा है ए पॉइंट पे। यानी मैं समझ गया हूं कि जब मैं दोनों समीकरणों को हल करूंगा तो कितने बिंदु आएंगे? दो में से एक बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु। श्योर बात है। तो मैं क्या करूं? इन दोनों समीकरणों को हल करूं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने का तरीका क्या होगा? अभी यहाँ से सीधे सीधे कुछ हल नहीं होगा। तो एक काम करिए, समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लीजिए या समीकरण 2 से y निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या निकाल लें? वाई स्क्वायर अपॉन 4a। x का मान होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। इसको उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। कर दीजिए समीकरण 2 क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और x की जगह क्या रखना है? वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल, और यहाँ पर 4a पर। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर y की पावर 4 अपॉन 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर और बराबर 4ay। गलती आप क्या करेंगे? अगर आपने इस y से y की पावर 4 कट कर दी, बता चुका हूं इसमें गलती नहीं करना है। कहीं आपको एक पॉइंट नहीं मिलेगा। कौन सा? मूल बिंदु नहीं मिलेगा कभी। तो आप काम करें, इसको आप तिरछा गुणा कर लें। तो y की पावर 4 बराबर 16 का मल्टीप्लाई 16a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64a क्यूब y बनेगा। अब मैं y को काटूंगा नहीं, इसको पक्षांतर कर दूंगा। तो क्या बनेगा? y की पावर 4 माइनस 64a क्यूब y इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन निकला है? y। क्या बचेगा? y क्यूब माइनस 64a क्यूब बराबर 0। अब एक गुणनखंड को 0 के बराबर। तो पहला गुणनखंड क्या है? y। तो y बराबर 0, तो y का मान 0 आया। दूसरा गुणनखंड क्या है? y क्यूब माइनस 64a क्यूब बराबर 0। तो इससे हम y क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं? 64a क्यूब। अब मुझे y फिर से चाहिए, तो क्या मैं 64a क्यूब को ऐसे भी लिख सकता हूँ? 4a का होल क्यूब। लिखेंगे तो घातें हट जाएंगी 3 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4a। तो स्टूडेंट्स y के कितने मान निकले? 2। तो जब y के 2 मान निकले तो x के भी कितने मान होंगे? 2। तो सबसे पहले y का कौन सा मान सिलेक्ट करेंगे? 0। y बराबर 0 किसमें रख दीजिए? समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर रखिए y की जगह 0, तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या है? 0। अगर आप y काट देते तो ये पॉइंट कभी नहीं मिलता। तो जब y का मान 0 है तो x का मान भी क्या है? 0। तो पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या बने? पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ये स्टूडेंट्स बने x, y से बनते हैं। तो x के निर्देशांक 0, y के भी निर्देशांक 0। दूसरा y क्या है? 4a है। तो y बराबर 4a रखिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y बराबर 4a रखेंगे। 4a रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4a इंटू y भी 4a। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। तो x बराबर 4a ले लेते हैं। x बराबर 4a। तो दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? x, y से फिर लिखेंगे। तो x इसका कितना है? 4a। और y कितना है? y भी स्टूडेंट्स है 4a। 4a, 4a। और देखिए दोनों कैसे हैं? प्लस के। तो बताइए दोनों निर्देशांक प्लस के हैं, x का भी y का भी। यानी ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? a। तो स्टूडेंट्स इसके निर्देशांक हो गए 4a, 4a। अब ध्यान दीजिए कि दोनों वक्रों से घिरा हुआ एरिया ये है। मुझे इस बात का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इस बात का एरिया कैसे निकालें? प्रतिच्छेदन बिंदु तो हम निकाल ही चुके हैं, सब कुछ काम कर चुके हैं। सिर्फ मुझे एक काम करना बाकी है,
जो दोनों प्रतिच्छेदक बिंदु है उससे एक्स अक्ष में लंब गिराना है। तो ओ से गिराने की जरूरत ही नहीं, मूल बिंदु है, ए से लंब गिरा लीजिए। ये फिर से वही पी लाइन डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये एपी का समीकरण क्या होगा, x बराबर भुज 4, x बराबर 4a, 49 नहीं है ये 4a है स्टूडेंट्स। तो p के निर्देशांक क्या होंगे 4a, 0, क्योंकि p कहाँ पे स्थित है, x अक्ष में, और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0, 0। तो बताइए इस बात का एरिया कैसे निकालें हम, बस एक स्ट्रिप लगा दें हम इस एरिया में। वर्टिकल स्ट्रिप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों वक्र हैं ये एक्स अक्ष के ऊपर ही दिख रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी। वर्टिकल स्ट्रिप की चौड़ाई क्या ds, लंबाई y मिलेगी, इसमें दो वक्र हैं। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, जब वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो टॉप माइनस बॉटम, तो टॉप में ये पर बदल जाता है, बॉटम में ये पर बदल जाता है। बस तो क्या लिखेंगे, दोनों वक्रों से घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, से घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। स्ट्रिप आप लगा के दिखा दीजिए, बस लिखिए चाहे नहीं। कैसे, इंटीग्रेशन ds लगेगा क्योंकि स्ट्रिप लगाई है, और ये एरिया कहां से कहां तक कवर कर रहा है, o से p तक। तो o में x अक्ष के निर्देशांक 0 और p में कितना 4 है, लेफ्ट टू राइट, तो इसकी लिमिट बनेगी 0 से 4 की। और यहाँ पर लगेगा y1, y1 किसका होगा, देखिए स्ट्रिप लगाई है, स्ट्रिप के ऊपर वाले हिस्से में कौन सा आ रहा है, पहला परवलय, तो y1 पहला परवलय है। पहले परवलय समीकरण ये तो है माइनस y2, ये दूसरे परवलय का y2 यानी y का मान। आप ये पहला दूसरा ना भी लिखिए तो भी चलेगा। अब क्या करें, इंटीग्रेशन 0 से 4a, पहले परवलय का y1, तो बताइए स्ट्रिप में कौन सा परवलय आ रहा है ये, और इसका y बताइए क्या होगा, वही होगा। y का मान निकालेंगे तो अंडर में लगेगा, तो y का मान क्या होगा 2√a√x माइनस y2 का मतलब दूसरे परवलय का y। तो बताइए नीचे वाले परवलय का समीकरण कौन सा है ये, तो इसके y का मान आएगा x²/4 अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे हम लोग, बस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दे देगा। इंटीग्रेशन अलग करेंगे पहले, तो इसका इंटीग्रेशन 2√a कांस्टेंट है, और 0 से 4a और x की पावर 1/2 dx माइनस, यहाँ पे नीचे का 4a कांस्टेंट है तो 1/4a इंटीग्रेशन 0 से 4a x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पीछे भी बताया 2/3 x की पावर 3/2, तो 2/3 x की पावर 3/2, पूरी लिमिट क्या है 0 से 4a, और 1/4a x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x³ और लिमिट कितनी 0 से 4a। बस स्टूडेंट्स मुझे इसको सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2√a, और ये 2/3 कांस्टेंट है, 2/3 बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, x की पावर 3/2 में x की उच्च सीमा 4a, 4a की पावर 3/2 माइनस, फिर x की निम्न सीमा 0, 0 की पावर 3/2 माइनस, यहाँ से 3 निकाल लीजिए तो ये कितना होगा 1/12 है, और x³ में लिमिट रख दीजिए, x की उच्च सीमा 4a का क्यूब माइनस निम्न सीमा 0, 0 का क्यूब। बस इतने पोर्शन को और सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 4/3, और √a को लिख सकते हैं a की पावर 1/2, और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4a की पावर 3/2, तो 4a की पावर 3/2 की पावर करेंगे 8 आएगा। कैसे, ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1/12, यहाँ पर भी 0 और बेकार की बचेगा 4a का 8 चौके 32 क्या 32/3, और यहाँ पे देखिए 4 की पावर 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे a² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 की 12 और 4 से यहाँ पे 16 और a से a क्यूब, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 16/3 a², हर बराबर है, तो 32 a² में 16 a² घटाएंगे तो 16 a²
बटे 3 वर्ग इकाई। ये स्टूडेंट्स इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यही सवाल दो तरीकों से और पूछा जाता है। वो दो तरीके क्या होंगे, पहला फॉर्मूला y स्क्वायर बराबर 4ax ही होगा और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4by। ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस प्रतिच्छेदन बिंदु बदलेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु बदलेंगे तो इसका आंसर आएगा 16/3 AB वर्ग इकाई। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, सवाल ऐसे ही है, बस यहाँ a से बदल के क्या हो गया, b हो गया। दूसरा सवाल क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे a की जगह 1 रख दीजिए दोनों जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसी सवाल को आप कॉपी करते जाएं, बस a की जगह क्या रखते जाएं 1। तो आप ये दोनों सवाल लगाएंगे, आपका आंसर मिलेगा। इसका आंसर आएगा 16/3 AB, तो इसका आंसर आएगा 16/3। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। साथ ही आपको गृह कार्य भी दूंगी कि जितने भी श्लोक मैं हिंदी अनुवाद जिनका बताऊंगी वो सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं पहले श्लोक पर। विश्वान देव सवित दुर्तान परासु यद भद्रम तन आसु। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ जान लेते हैं। विश्वान माने होता है संपूर्ण, देव माने देव, सविता इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो सविता विसर्ग निकलेगी। सविता माने सूर्य, दुर्तान माने होता है पापों को, परासुर माने दूर कीजिए या नाश कीजिए। अब पूरी लाइन का हम हिंदी अनुवाद जानेंगे। हे सूर्य देवता, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। यद माने जो, भद्र माने कल्याणकारी हो, ता माने उसे, ना माने हमें, आंसू माने प्रदान कीजिए। जो कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान कीजिए। क्या है श्लोक का हिंदी अनुवाद? हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। इसके बाद बच्चों आते हैं हम दूसरे श्लोक पर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं माने परमात्मा व्याप्त है, सर्व माने सभी में, यत् माने जो, किंच माने कुछ, जगत्यां माने विद्यमान है, जगत माने संसार। क्या कहता है श्लोक का कि संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह ईश्वर से व्याप्त है। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। सर्व माने सभी, ईशावास्यमिदं माने ईश्वर या परमात्मा से व्याप्त है। तेन, तेन माने उसका, तेन माने त्याग पूर्वक, भूजीथा माने भोग करो, इसलिए उस सब का त्याग पूर्वक भोग करो। मां माने होता है मत, गृधा माने होता है लोभ, लोभ मत करो। कश्चित धनम, धन किसका है, कश्चित माने किसका है, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। फिर से बच्चों इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिथा मा वृथा कश्चित्
हमारी साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक, भुनक माने होता है पालन करें या पोषण करें। सह माने साथ साथ, नौ माने हमारी, हमारा साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, वीर्यम माने होता है पराक्रम। सह माने साथ साथ, करवावहै माने करें। हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें। तेजस्वी नाव धीतमस्तु, तेजस्वी माने तेजस्वी हो, नाव धीतमस्तु माने अध्ययन, हम अध्ययन में तेजस्वी हो। मां माने मत हो, विदिशा वह माने द्वेष, हम में द्वेष न। सबसे बच्चों पहले आप क्या लिखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करते हुए लिखेंगे कि शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरी और गुरु की क्या करें, सहनाववतु, की साथ साथ, हमारी साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हमारा साथ साथ पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै, हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें। तेजस्वी नाम धीतमस्तु, हम दोनों अध्ययन में तेजस्वी हूँ। मां विदिशा वह, और हम में द्वेष न। इसके बाद बच्चों आते हैं श्लोक संख्या 4 पर। उत्तिष्ठत्, उत्तिष्ठत् माने होता है उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्य माने होता है श्रेष्ठ, अबोधत माने ज्ञान। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। क्या कहता है श्लोक का? उत्तिष्ठत्, उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्य बोधत माने होता है श्रेष्ठ ज्ञान को। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। आगे होगा बच्चों समझ में। इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 5 पर। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभयो अभयं न पशुभ्यः। यतो यथा माने जिस जिस से, समीहसे माने चाहते हो, ततो नो माने उस से हमें, अभयं माने निर्भय, कुरु माने करो। सन्नः माने सामान्य, ना माने हमारा, शामन ना माने हमारा, शन्न माने कल्याण करो, कुरु माने करो, हमारा कल्याण करो। प्रजा भयो अभयम न पशुभ्यः, प्रजा भयो, प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्यः, ना माने हमारे, पशुभ्यः माने पशुओं को, हमारे पशुओं को भय रहित करो। बच्चों इस श्लोक को कैसे आप लिखेंगे अब ये जानेंगे। श्लोक का ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, यतो यथा समीहसे, हे ईश्वर, जिस जिस से आप चाहते हो, ततो नो अभयं कुरु, उस से हमें भय रहित करो। सन्न कुरु प्रजाभयो, हमारी प्रजा का, सन्न माने कल्याण करो, कुरु माने करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयं नः पशुभ्यः, पशुभ्यः माने पशुओं का, ना माने हमारे, हमारे
संकेत डालने के बाद बच्चों आप लिखोगे संदर्भ। संदर्भ। अब चूंकि ये श्लोक है, इन्हें संस्कृत पद्यांश भी कह सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड को भी बच्चों आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। संस्कृत खंड में संकलित शीर्षक क्या है? वंदना। में संकलित वंदना। वंदना को भी बच्चों कैसे लिखोगे? ब्लैक पेन से लिखोगे प्लस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करोगे? क्लोज करोगे। में संकलित वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों आप क्या डालोगे? हिंदी अनुवाद। हेडिंग क्या पड़ेगी? हिंदी अनुवाद। बच्चों संस्कृत खंड से परीक्षाओं में हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, पर बच्चे कंफ्यूजन में अधिकतर क्या करते हैं? व्याख्या करने लगते हैं। तो आपको व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद लिखना। तो आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? मैं देखिए पुनः आपको बता रही हूँ। विश्वानिलेव सवितः दुरतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। क्या कहता है श्लोककार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे सूर्यदेव, सवित माने सूर्य, देव माने देव, हे सूर्यदेव आप हमारे, विश्वानि माने संपूर्ण, आप हमारे संपूर्ण दुर्तानि माने होता है पापों को, परासु माने दूर कीजिए या नाश कीजिए। हे सूर्यदेव आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन्न आसु वह हमें प्रदान कीजिए। आसु माने होता है प्रदान करना। जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। बच्चों श्लोक संख्या दूसरे की भी काफी हिंदी अनुवाद में पुनः पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए और आप अपनी कॉपी पर अपने आप से जो हिंदी अनुवाद गृह कार्य दिया गया है उसको कर सकें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। जगत्यां जगत से उठाएंगे, जगत माने संसार में, जगत्यां माने विद्यमान है, यत् किंच माने जो कुछ, संसार
इसके बाद बच्चों आते हैं श्लोक संख्या 5 पर। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा। यतो यथा, हे ईश्वर, यतो यथा माने